Hello everyone, welcome to Takshana E-Classroom program and this is a solution video for exam DRT05 for NEET for part physics. So I hope everyone tried their best during exam and जो भी question आपके बच गए हैं doubt, I hope like this video will be able to clear your doubts and it will help you in understanding more things about this test. So let's continue without delay for question number 1. Current I equal to 10 sine of 100 pi t is passed in first coil which induces a maximum EMF of 5 pi in second coil. The mutual inductance between the coil. तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करंट दे रखा है 10 साइन ऑफ 100 पाई टी और म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर कॉइल के बीच में 1 है तो दिस इज लेट्स से इन कॉइल ए एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ए एंड बी इज m, then I can write EMF in B will be equal to m into di by dt और ये आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड इज 5 पाई. ठीक है ना, तो इसको करते हैं तो दिस इज m मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा दिस इज 1000 पाई इनटू साइन ऑफ लाइक इट विल बी कॉस ऑफ 100 पाई t दैट इज इक्वल टू 5 पाई. ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है लाइक बेसिकली मैक्सिमम तो मतलब इसका पीक वैल्यू क्या हो जाएगा मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 दैट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू पाई पाई गेट्स कैंसिल 5 by 1000 दैट इज 5 मिली हेनरी. सो दैट शुड बी द आंसर मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Two circular coils can be arranged in any of the three situations shown in the figure. Their mutual inductance will be maximum. तो यहाँ पे देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस कब मैक्सिमम होता है जब एक कॉइल की वजह से फ्लक्स दूसरी कॉइल से जो लिंक है वो मैक्सिमम हो. और मैक्सिमम कब लिंक होगा व्हेन देयर सरफेसेस लाइक एक्सिस यू कैन से कोएक्सियल और यू कैन से लाइक इन आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस ए विल हैव मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड टू अनदर कॉइल. सो द राइट आंसर विल बी मैक्सिमम इन सिचुएशन ए and that is like first is right option. Next question number 3. A square loop of wire of side L is placed inside the large square loop of side capital L greater than small l. The loop are coplanar and their centers coincide. The mutual inductance of the system is proportional to. तो इस सिचुएशन में क्या रखा है, एक बड़ा स्क्वायर लूप है एक छोटा स्क्वायर लूप है जिसकी साइड L है. तो यहाँ पे अगर कुछ करंट फ्लो होता है इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल किसके होगा. तो देखो यहाँ पे क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए अपन पहले निकालेंगे इस टाइप के सिस्टम के लिए हम इसमें करंट कंसीडर करते हैं इसकी वजह से इसमें फ्लक्स निकालते हैं. तो फ्लक्स के लिए यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B ड्यू टू दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स दिस डिस्टेंस बेसिकली L/2. तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L एंड फ्लक्स थ्रू दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया दैट विल बी L स्क्वायर. सो आई कैन राइट म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर डिवाइड बाई capital L and that is matching with option number 2. Question number 4. An EMF of 15 volt is applied in a circuit containing 5 Henry inductance and 10 ohm resistance. The ratio of the current at t is equal to infinity and t is equal to 1 second is. तो ये इस सिचुएशन में है कि एक इंडक्टर है एक रजिस्टर है और एक बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है. दिस इज आर दिस इज एल दिस इज 15 वोल्ट बैटरी. तो इसमें करंट क्या आता है आई नॉट 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर टी बाई टाउ और टाउ क्या होता है टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर. तो जो इसमें दे रखा है उसके हिसाब से टाउ इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस तो और आई नॉट हो जाता है बेसिकली मैक्सिमम करंट वो होता है इन्फिनिटी पे. तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ दिस आई एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वल टू आई नॉट दैट इज इक्वल टू व्हाट सिंपली ई बाई आर दैट विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1.5. हालांकि इसकी जरूरत नहीं है. तो अभी आई एट 1 सेकेंड आई कैन राइट आई एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई आई नॉट. आई एट t equal to infinity means I by I naught that will be equal to simply 1 minus e raised to power minus t is 1 second divided by tau 1/2. So this is coming out to be e raised to power 2 minus 1 divided by e to the power 2. That is matching with option number 2. Question number 5. Figure shows a square loop of side 5 cm being moved toward right at constant speed of 1 cm per second. The front as enter the 20 cm wide magnetic field at t is equal to 0. Find the EMF induced in the loop at t is equal to 2 second, 10 second and 20 second, 22 second. तो देखो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है इजीली इनिशियली
क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, तो EMF इंड्यूस्ड विल बी VLB। तो यहाँ पे आपको पूछा गया EMF ही पूछा गया है, तो EMF इनिशियली आई कैन राइट T इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा VLB, और वो आपको जस्ट सब्सटीट्यूट करके L लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2 इंटू L लेंथ स्पीड दे रखी है 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, एंड B दे रखा है 0.6, दैट कम्स आउट टू बी बेसिकली 3 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। तो ये होगा सिचुएशन इनिशियली जब वो एंटर कर रहा है। 10 सेकंड पे आप देख सकते हैं कंप्लीट लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, सो एट दैट टाइम फ्लक्स विल बी जीरो, change in flux will be 0 or EMF will be 0, and similarly at 22 second it will be coming out, one edge of the loop will be inside, so again same EMF will be induced, so the right option will be matching with option number 1. Initially 3 into 10⁻⁻4, then 0, then 3 into 10⁻⁻4 volt again. Question number, this is a 6. 3 pure inductors connected according to the circuit, the equivalent inductance of the circuit. तो यहाँ पे आपको दे रखा है inductance 1 2 3 this, and this is given as 2 Henry, this is a 6 Henry 4 Henry, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में ये दोनों क्या हो जाते हैं, पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाता है 1/4 प्लस 1/6 2.4, and plus this in series, so L equivalent will be become 2 plus 2.4, that will be equal to 4.4 Henry. Answer to the problem number 6 matching with option number 4. Question number 7. Solenoid has inductance of 60 Henry and resistance of 30 ohm. If it is connected to a 100 volt battery, how long will it take for the current to reach 63.2 सेकेंड ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 63.2% रीच होता है इन वन टाइम कांस्टेंट ड्यूरिंग चार्जिंग, और वन टाइम कांस्टेंट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। सो T इज इक्वल टू 1 टाउ, एंड टाउ यहाँ पर इज इक्वल टू L/R, एंड दैट इज इक्वल टू L इज हाउ मच 60 Henry डिवाइड बाई R इज 30, दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो आंसर टू द प्रॉब्लम विल बी लाइक सेकेंड मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. In the circuit shown in figure, the value of I1 just after pressing the key. तो की जैसे प्रेस करते हैं मीन्स एट T इक्वल टू 0 पे आपको पता होना चाहिए इंडक्टर है वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो 8 ओम है वो तो लाइक कट गया सर्किट से, तो अभी R इक्वलेंट हो जाएगा 6 + 8 ओम, जो लाइक है 6 1 सेकेंड, ठीक, ये है दिस इज 10 वोल्ट 6 ओम 8 ओम 8 ओम एंड दिस इज L। तो T इक्वल टू 0 पे ये तो क्या हो गया 0, मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं, इट्स लाइक ओपन सर्किट। तो 6 + 8 14, दिस इज 10। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है आपको, ओके क्वेश्चन नंबर 8, हाँ। सो इन द सर्किट शोन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, तो मतलब करंट पूछा गया है यहाँ से। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 14, सो 10/14 दैट विल बी इक्वल टू 5/7 एम्पियर, दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो दिस इज अप टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे दे रखा है ए कंडक्टिंग रॉड PQ of length 1 meter is moving with constant uniform speed 20 meter per second in uniform magnetic field B is equal to 4 Tesla directed into the paper. The capacitor of capacity 10 microfarad is connected. So तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली कैपेसिटर है, ये रॉड है, इट्स मूविंग विथ सम वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें EMF क्या होगा, इस तरह से इंड्यूस्ड होगा, EMF विल बी इक्वल टू VLB, substituting the values you will get EMF is equal to how much, this is coming out to be 80 voltage, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, this will be positively charged, this will be and this will be negative charge, and Q is equal to what, CV, and that is equal to 10 multiplied by 80 microcoulomb, that is 800 microcoulomb. So A, this is A plate, this is B. A will have positive, B will have negative, that matching with option number 1. Next question number 10. Two identical circular loops of metal wire are lying on a table without touching each other. Loop A carries a current which increases with time.
इन रेस्पॉन्स द लूप बी। तो यहाँ पे दो लूप हैं, लेट्स से कैरिंग करंट इन दिस वे, दिस इज लूप ए, अनदर लूप दिस इज कैरिंग वी डोंट नो हाउ विच। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से इट विल बी लाइक इफ इट इज आउटवर्ड दिस इज इनवर्ड, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, और इसमें इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अंदर की तरफ पॉइंट इज ये जो करंट आई है इट्स इंक्रीजिंग, मतलब ये अंदर की तरफ फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा, तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या होगा, इस तरह से, सो दैट इट अपोजेस द फ्लक्स, इंक्रीजिंग फ्लक्स। तो इस सिचुएशन में देखो कि यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ, यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, बाहर की तरफ, मीन्स ये दोनों वायर में क्या हो रहा है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में। और हमें ये मालूम है कि करंट कैरिंग वायर अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं देन दे रिपेल। ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पर भी आप रिपेल करेंगे, तो लाइक इस वायर पे इसका इफेक्ट आएगा, बट आप समझ सकते हैं कि इसका नियर बाय का फोर्स डोमिनेटिंग हो जाएगा, दैट्स वाई ओवरऑल विल बी अ रिपेल। सो it is repelled by loop A, that will be like third option matching with question number 10. Next question number 11. तो यहाँ पे दिया गया है a vertical ring of radius small r resistance capital R falls vertically. It is in contact with the two vertical conducting rails which are joined at the top. The rails are without friction and resistance. There is a horizontal uniform magnetic field of magnitude B perpendicular to the plane of the ring and the rails. When the speed of ring is V, the current in the section PQ. तो यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं पहले, ये है और एक रिंग ऐसे इनको टच करते हुए बेसिकली यहाँ पे इसका रिंग का टोटल रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है R, तो इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस भी R/2, और इन दोनों पॉइंट्स ये टच में है तो R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, जो भी है से PQ, मैं अगर इसको AB बोल देता हूँ तो R इक्वलेंट AB विल बी इक्वल टू R/4, ठीक है। और जब ये नीचे स्लाइड करेगा, आपको पता है कि टोटल EMF तो इसमें क्या होगा, 0 नेट रिंग के अंदर, लेकिन ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इस वाले पार्ट में जो EMF इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू V विल बी EMF विल बी इक्वल टू V L इज इक्वल टू 2R इंटू B, और यहाँ पर भी इतना ही EMF, तो नेट इफेक्टिवली इसका ये क्या होगा, इतने EMF की तरह काम करेगा। तो करंट इन दिस PQ विल बी इक्वल टू व्हाट, EMF 2VRB डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट दैट इज R/4, 8RVB divided by 4. This is radius, that is small r, and this is resistance, so it will be equal to by capital R. That is matching with option number 4. Next question number 12. A conducting rod AC of 4L is rotated about O in uniform magnetic field B directed into the plane of the paper. OA is equal to L and OC is equal to 3L. Then यहाँ पे आपको VA, V minus VO और ये सब चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। देखो क्या रहा है, यहाँ पे एक रॉड है, दिस लेंथ इज गिवन एज 3L, दिस इज गिवन एज L, और इसको ऐसे रोटेट किया जा रहा है। ऐसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है। ये जो EMF होगा वो मैं लिखता हूँ B ओमेगा L²/2 एंड दिस EMF विल बी 9B ओमेगा L²/2, बिकॉज यहाँ पर लेंथ कितनी है 3, ठीक है ना, तो 3L का होल स्क्वायर दैट विल बी 9B। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, दिस इज पॉइंट A, दिस इज O एंड दिस इज C, तो डेफिनेटली दिस A विल बी एट हायर पोटेंशियल, और A का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल अगर इसको मैं 0 ले लेता हूँ तो ये 9 हो गया, और ये 9/2 हो गया, ये 1/2, तो इट विल बी लाइक 4। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक करेंगे, देन इट विल बी मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. A flexible wire bent in the form of circle is placed in a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of the coil. Radius of the coil changes as shown in the figure. The graph of induced EMF. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस चेंज होगा तो उससे क्या होगा, लिंक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है ना। और रेडियस कैसे चेंज हो रही है वो आपको दे रखा है, कांस्टेंट रेडियस इंक्रीजेज एंड देन कांस्टेंट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि R क्या हो रहा है, लीनियरली प्रोपोर्शनल, तो मतलब R इंक्रीजिंग है, तो एरिया क्या हो जाएगा, B इज मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, B इज इक्वल टू दिस इज B इंटू पाई R² फ्लक्स। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो d∅dt विल बी योर EMF माइनस दिस इज B इंटू पाई इंटू R इंटू dr/dt, ठीक है ना, इंटू 2। तो ये तो क्या है, कांस्टेंट है इस रीजन में, बाकी रीजन में 0 0, तो इस रीजन में ये कांस्टेंट है और ये इंक्रीजिंग है, तो EMF भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा इस पॉइंट में। तो EMF विल बी लाइक 0 इंक्रीजिंग एंड देन 0, ठीक है ना। सो दैट विल मैच विद ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 13.
Question number 14. A rectangular loop with a string sliding connector of length 1 meter is situated in a uniform magnetic field B is equal to 2 Tesla perpendicular to the plane of loop. Resistance of connector is 2 ohm. Two resistors 6 ohm and 3 ohm are connected as shown in the figure. The external force required to keep the connector moving with the constant velocity V is equal to 2 meter per second is. तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस दिस, तो इसका क्या है, रेजिस्टेंस भी है कुछ, ये ध्यान रखने का आपको. अनदर रेजिस्टेंस, दिस इज हाउ मच, 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम. ईएमएफ कितना हो जाएगा अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी VLB एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, v यहाँ पे दे रखा है L1 मीटर, वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, b इज 2, सो दैट इज इक्वल टू 4. और इनका सबका अगर ये दोनों क्या आ गए पैरेलल में, 6 and 3, 2 सीरीज में, तो R इक्वलेंट यहाँ पे हो जाता है, R इज इक्वल टू दिस इज 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4. तो I करंट विल बी इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर. देन मैग्नेटिक फोर्स required is ILB that is equal to 1 into 1 into 2 that will be equal to 2 Newton. That is the answer to the problem matching with option number 3. Question number 15. For a coil having L is equal to 2 millihenry flowing through current flowing through it is T square into e raised to power minus t then the time at which the EMF become 0. EMF तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लाइक अपन पहली बात तो EMF मतलब जब तक फ्लक्स चेंज होगा, मतलब L di/dt विल बी योर EMF. तो अपन को चेक करना है कि जब di/dt 0 हो जाएगा देन इट विल बी, सो phi विल बी इक्वल टू व्हाट, L इंटू di/dt, तो t स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर माइनस टी d/dt. EMF विल बी इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन L 2t स्क्वायर e रेज टू माइनस टी माइनस दिस इज टी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस टी, एंड इसको अपन को बेसिकली जीरो करना है. आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल टू यू, लेट मी जस्ट राइट इट हियर. तो ये अपना जो डिफरेंशिएशन करने के बाद ईएमएफ आ जा रहा है दैट इज इक्वल टू एल, मैं यहाँ से 2t स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस टी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस दिस विल बी 2t एक्चुअली माइनस टी. तो यहाँ से मैं बाहर ले लेता हूँ एल t e raised to power minus t, this is 2 minus t equal to 0, will be 0 at t is equal to 2 seconds. That is the only possibility of having EMF equal to 0. So the answer for question number 15 is matching with option number 1, that is t is equal to 2 seconds. Okay, so next question number 16. Electric potential difference will be induced between the ends of the conductor shown in the figure diagram where the conductor move. तो यहाँ पे आपको देखना है कि एंड एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक हॉरिजॉन्टल. तो ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब एक रॉड है वो मैग्नेटिक लाइंस को कट करे. तो कट कौन सी सिचुएशन में करेगी, पी के अलॉन्ग मूव करेगी तो डेफिनेटली नहीं करेगी, एल और क्यू में भी नहीं करेगी, इट विल बी ओनली इन केस ऑफ एम. सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 विल बी मैचिंग एम, दैट इज फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. A conducting square loop is moving in uniform magnetic field as shown. The resistance of the loop is R. The induced current in the loop. तो यहाँ पर तो देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंप्लीटली अंदर है, तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस हो रहा, वो तो करंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. सो द आंसर विल बी लाइक 0. दैट इज आल्सो फोर्थ ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 18. Conducting circular loop is placed in uniform magnetic field B is equal to 0.025 Tesla. With its plane perpendicular to the field, the radius of the loop is made to shrink at the constant rate of 1 mm per second square. The induced EMF when the radius is 2 cm is. तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड को दे रखी है, रेडियस दे रखी है, एंड इट्स चेंजिंग di/dt is also given. तो phi क्या आ जाएगा, b into pi r square. EMF will be equal to what, मैग्नेटिक फील्ड की मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, I'm not taking the negative sign, but this is b into pi into 2r into dr/dt. Substituting everything. 2b 0.025 into r is how much, 2 centimeter, 2 into 10 to the power minus 2, and di/dt is 1 into 10 to the power minus 3. So simplifying it, you will get this is pi micro, 1 pi will be also there, into pi, it comes out to pi microvolt is the EMF, and matching with option number 3. This next question number 19. A long solenoid having 200 turns per centimeter
carries a current of 1.5 ampere. Coil of 100 tons of cross-sectional area 3.14 into 10 to the power minus 4 meter square is placed at the center of the solenoid, having its axis parallel to the field produced by the solenoid. When the direction of the current in the solenoid is reversed within 0.05 second, the induced EMF in the coil. देखो क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, ये एक solenoid है इस तरह से, इसमें तुम्हें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो वो हो जाएगा इसके 2 into 4 टर्न्स पर मीटर, ठीक है। एन आ गया, लेंथ दे रखा है इसका, लेंथ की जरूरत नहीं है, आई दे रखा है इसमें 1.5 एम्पियर और दैट्स ऑल। तो इसके अंदर जो क्या होगा, अगर करंट ऐसे कुछ जा रहा है तो बी मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट इनटू एन आई, ये आ गया। अभी कॉइल को ऐसे रखा गया है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 100 है, तो अभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे कुछ फ्लक्स लिंक होगा। अब इसमें क्या होगा, इस सॉलिनॉइड में अगर करंट अपन चेंज करेंगे इमीडिएटली अपोजिट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इनिशियल फ्लक्स कितना है, फाई इनिशियल इज इक्वल टू b इनटू एरिया, फाइनल क्या हो जाएगा, फाई फाइनल विल बी इक्वल टू माइनस b इनटू एरिया। तो चेंज इन फ्लक्स मैग्नीट्यूड अगेन 2b इनटू एरिया, EMF will be divided by delta t divided by delta t, that will be the EMF induced. Substituting everything here, यहाँ पे इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 92 फर्दर। सो EMF is equal to B, तो ये क्या है 2BA 2 mu naught into NI multiplied by A is coming out to be 3.14 into 10 to the power minus 4 divided by time 0.05 second। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके दिस गेट 0.048 वोल्ट। दिस इज आंसर मैचिंग to option number 2. Question number 20. The current through a 4.6 Henry inductor is shown in the following figure. The induced EMF during the interval of t is equal to 5 milliseconds to 6 milliseconds will be. तो यहाँ पे क्या होता है, L क्या लिखा है, L is equal to 4.6 Henry. EMF induced is equal to what? L into di by dt. ये क्या है 4.6 into di by dt कितना हो जाएगा, यहाँ पे करंट कितना स्पीड में जा रहा है, इट्स कमिंग फ्रॉम 5 to 0, so it's multiplied by 5 divided by time, delta t is 1 millisecond, 10 to the power minus 3, ठीक है ना। तो ये सॉल्व होके कितना आ जा रहा है, this is 23 into 10 to the power 3 volts. This is the answer to the problem number 20, matching with option number 3. Next question number 21. One conducting U tube can slide inside other as shown in the figure. You can see it in the diagram. Maintaining electrical contact between the tubes, the magnetic field B is perpendicular to the plane of the figure. If each tube moves towards toward other at constant speed of v, then the EMF induced in the circuit पूछा गया in terms of B L V, where L is the width of the। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक ट्यूब को दे देते हैं, ये ऐसे ट्यूब है, ये अगर मूव करेगा तो इसमें EMF क्या आएगा, इस तरह से पोलैरिटी B L V। और दूसरा ट्यूब अगर इधर मूव करेगा तो इसकी पोलैरिटी आएगी बेसिकली इधर, पोलैरिटी इधर। अब इसमें लूप में अगर जाएंगे तो दिस प्लस दिस, टोटल EMF विल बी इक्वल टू 2VLV, और दैट्स द आंसर मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22. Constant current I is maintained in a solenoid. Which of the following quantity will not increase if iron rod is inserted in the solenoid along its axis? So magnetic field at the center, no, it will increase actually. Magnetic flux linked with the solenoid will increase. Self-inductance of the solenoid will also increase. Rate of Joule's heating, this will not increase actually. So right option will be like fourth one in case of 22. Next 23. Velocity of two balls before impact are shown. If after head-on impact the velocity of B is observed to be 3 meter per second to the right, the coefficient of restitution. तो यहाँ पर है दो बॉल B, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। मास देखा है 0.6 kg, 0.4 kg, ठीक है। इसको मैं V1 ले लेता हूँ, इसको U1, इसको U2 ले लेता हूँ। तो अभी मैं V2 क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें V2 दिया गया है, तो V2 will be equal to M2 minus EM1 divided by M1 plus M2 into U2 plus
this is m1 plus e m1 divided by m1 plus m2 into u1. Substituting b2 is equal to 3 plus का लेते हैं m2 0.4 minus e into 0.6 divided by 1 into ये minus ले लेते हैं because direction this minus 2 plus this is again 0.6 into 1 plus e divided by 1 multiplied by this is 4. तो ये अपने पास रिलेशन आ जाता है. One equation है, simplifying it we get e equal to 1 by 2 okay e we get actually 77 by 18. ये आप स्टेप सॉल्व कर सकते हैं. You can get the answer. Next question number 24. Two identical balls of equal mass A and B, equal masses A or B are lying on a smooth surface as shown in the figure. Ball A hits the ball B, which is at rest with velocity v is equal to 16 meter per second. What should be the minimum value of coefficient of restoration between the A and B so that the B just reaches the highest point of the inclined plane? तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले ये देख लो कि B को कितनी स्पीड चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करने के लिए. तो VB should be equal to under root 2gx that comes out to be 10 meter per second. A और B इन elastically collide करेंगे with coefficient of restitution equal to E. तो उस स्थिति में B की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, VB is equal to again this will be equal to m1 or ma 1 plus e divided by this is ma plus mb और दोनों एक्चुअली में बराबर हैं तो दोनों का so m divided by I can write it 2m multiplied by 60. ये 10 है, simplifying it we are getting e is this is m gets cancelled out, e is coming out to be solve critically 1 by 4. This is the answer to problem number 24. Next is question number 25. Graph of force of impact F versus time t for short duration of collision of two bodies is shown as is shown. Find coefficient of restitution for the given graph. तो इसमें coefficient of restitution होता है basically E is equal to impulse of reformation divided by impulse of deformation. तो impulse of reformation इसमें हो जाएगा force multiplied मतलब area right triangle का, impulse of deformation हो जाएगा area of left triangle and that you can get actually so this is equal to half multiplied by 500 multiplied by it will be like 0.36 divided by 1 by 2 into 500 multiplied by 0.64. Simplifying it बाकी सब चीजें कैंसिल हो जा रही है. This comes out to be E is equal to 0.56 is the answer to problem number 25. Okay, next question number 26. A ball is allowed to fall on ground from the height of h1 26. It rebound to height h2 the coefficient of restitution. तो मतलब initial velocity u1 कितनी होगी root over 2g h1 और बाद में ये टकराने के बाद कितनी हाइट तक जा रही है h2 तक. तो मतलब जो v1 velocity मतलब I can write after collision will be equal to root over 2g h2. Coefficient of restitution क्या आता है, velocity of separation divided by velocity of approach that is equal to root over h2 by h1. This is answer to the problem matching with option number 2. Question number 27. In a one-dimensional collision, a particle of mass 2m collide with a particle of mass m at rest. If the particles stick together after the collision, what fraction of the initial kinetic energy is lost in the collision? तो यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ एक पार्टिकल है जिसका मास है 2m, particle mass 2m with okay 2m, let's say initial speed is u, colliding with another particle of mass m which is initially at rest. Collision के बाद तीनों move करते हैं 3m with some velocity v. By conservation of v can be written as u by 3. Initial kinetic energy will be equal to this is m u square. Final kinetic energy of system is equal to 1 by 2 into 3m into this is u square by 9 that is equal to m u square by 6. Then what it's asking, what fraction of the initial kinetic energy is lost? Lost now क्या? Loss is equal to m u square minus m u square by 6 that is equal to 5 m u square by 6. What fraction divided by m u square that is equal to this is coming out okay. So just one second.
यहाँ पे initially this, so initial speed is u, then I can get final speed will be like, okay, in a one-dimensional constant particle of mass 2m collide with the particle of mass m at rest. If the particle stick together after the collision, what fraction of the initial kinetic energy is lost in the collision? Okay, that's it. So this initial kinetic energy we are getting half m, mass is 2m, so that's why mu square. Final kinetic energy is equal to 1 by 2 into 3m into final speed is becoming u by 3 whole square. So this is your final kinetic energy. Loss in kinetic energy is equal to initial minus final kinetic energy, that is this, and the fraction is equal to just 1 second. Okay, I did small mistake here. यहाँ पे initial mass 2m है, तो by consideration of linear momentum it will be 2u by 3, and here we will get actually 4mu square by 6, that is equal to 2mu square by 3, and then loss in energy will be like this, minus 2 by 3, that comes out to be how much? Loss is equal to mu square by 3. Initial kinetic energy mu square by, the fraction कितना loss हो गया? That is coming out to 1 by 3. Answer to the problem matching with option number 2. Question number 28. Moving mass of 8 kg collide elastically with a stationary mass of 2 kg. If E be the initial kinetic energy of the moving mass, the kinetic energy left with it after collision elastically. तो यहाँ पे देखो क्या करने का है आपको, जो पार्टिकल है इनिशियली एक है particle, this is having mass 8 kg, moving with the velocity of let's say u, another particle 2 kg at rest collide कर रहा है, ठीक है ना. तो अभी क्या हो रहा है, if E be the initial kinetic energy of the moving mass, the kinetic energy left with it after collision will be. तो मैं क्या करता हूँ, इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेता हूँ. तो I can write u1 or I will write v1, velocity of this particle after collision, that will be equal to 8 minus 6 divided by, because collision is inelastic, elastic, so divided by 10 multiplied by u, that is coming out to be 63u by 5. ठीक है. तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बची उतनी इनिशियल कितनी थी, k initial is equal to half mass 10 4 into u square, that is 4u square is the initial kinetic energy. फाइनल वेलोसिटी इतनी हो गई, तो k फाइनल कितनी बची इसके पास, 1 by 2 into 8 into 9u square by 25, that comes out to be basically 36u square by 25. ठीक है. अब इसमें क्या कह रहा है, ओके, if E be the initial kinetic energy, तो मतलब ये क्या है, this quantity is given as E be the initial kinetic energy. If E be the initial kinetic energy of the mass, the kinetic energy left with it after collision. तो बची कितनी, so this is the kinetic energy left, and that can be expressed as basically this is 9 by 25 E, and that is matching with the 9 by 25, that will be like equal to 0.36 E. This is answer to problem number 28. Next question number 29. A particle A of mass m collide head on with another stationary particle B of same mass. The kinetic energy lost by the colliding particle will be maximum if the coefficient of restitution is. तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों पार्टिकल A है, B है, ये रेस्ट में है, ये सेम मास m है, मूविंग विद सम स्पीड. ये कह रहा है कि लाइक कोलाइडिंग पार्टिकल क्या है, ये. तो इसमें मैक्सिमम लॉस कब होगा, यहाँ पे एक और चीज देखिए, कोलाइडिंग पार्टिकल, इट्स नॉट सेइंग द कोलाइडिंग पार्टिकल्स, ठीक है ना. तो पार्टिकल मतलब ये तो रेस्ट में इट इज हिटिंग बेसिकली, तो सेम मास है, उसमें इनइलास्टिक कोलिजन होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों पार्टिकल सेम साथ में मूव करते हैं, ठीक है ना. एंड the kinetic energy lost by the colliding particle will be maximum if the coefficient of restitution is. तो इस सिचुएशन में अगर ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा, उस सिचुएशन ये पूरी एनर्जी और पूरा मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देता है, then loss of kinetic energy of this particle, colliding particle will be maximum, that is 1, E is equal to 1. हाँ, अगर ये सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम के लिए कोलिडिंग मतलब
ई कितना होना चाहिए कि लॉस है वो मैक्सिमम हो, तो वो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक ऑरिजिन में। ये तो आंसर सिचुएशन, ये आंसर विल बी ई इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 30, मैन 80 kg standing on a trolley of mass 320 kg. Trolley is resting on frictionless plane. If the man start walking on the trolley, तो पहले रेस्ट में है, man start walking with the trolley along the rail at the speed of 1 meter per second. Then after 4 seconds displacing the man relative to the ground. ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? This is a trolley. Man standing here 80 kg, 320 kg. मान लेते हैं ये इसकी स्पीड कितनी है 1 meter per second. Let's assume it is moving backward with speed b. Recall speed मैं कर लेता हूँ. By conservation of linear momentum, I can write 80. This is 1 minus v minus 320 into v should be equal to 0. And simplifying it, we are getting that v is equal to, this is 80 divided by 400. So 80 divided by 400, that is equal to how much? 1 by 5 meter per second. तो अभी ये बताओ, जो मैन की इफेक्टिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू व्हाट? 1 minus 1 by 5, that is equal to 4 by 5 meter per second or centimeter per second. Yes, meter per second. Then its displacement, तो अभी ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आ गई सीधी सीधी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 4 by 5 multiplied by 4, that is equal to 3.2 meter. This is answer to problem number 30. Next question number 31. An explosion blow a rock into 3 parts. 2 parts go off at right angle to each other. These two are 1 kg first part moving with the velocity of 12 meter per second and 2 kg second part moving with the velocity of 8 meter per second. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 parts में ब्रेक हो रहा है. This is 1 kg, 12, 2 kg each. इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? This is equal to momentum is equal to how much? 60. This is momentum 12. Resultant momentum will be here, और वो हो जाएगा root over 12 square plus root over 16 square, that is coming out to be 20. तो रिजल्टिंग जो थर्ड पार्टिकल है उसका मोमेंटम, बिकॉज इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम कितना है 0, तो इसका भी मोमेंटम कितना होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में 20, और इसका मास तो दे रखा है. मास अच्छा क्या पूछा गया है इसमें? वेलोसिटी पूछी गई, तो वेलोसिटी दी गई तो मास कितना आ जाएगा? So that means 20 should be equal to mass into velocity is 4, that implies m is equal to 5 kg. So the third particle है उसका मास कितना आ जाएगा? 5 kg. Matching with option number, this is matching with option number 2. Next question number 32. This is 31. Two blocks A and B of mass 1 kg, 2 kg are connected together by a spring and resting on a horizontal surface. Blocks are pulled apart so as to stress the spring and then release. The ratio of kinetic energy of both the blocks. तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? 2 ब्लॉक्स हैं, M1 M2, दोनों को स्ट्रेस करके छोड़ा जाएगा. इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम भी 0 बना है, तो इसका मोमेंटम लेट्स से P है, इसका भी मोमेंटम P होगा. तो काइनेटिक एनर्जी क्या केवल क्या जाएगी? P square by 2 M1, K2 will be P square by 2 M2. Ratio of K1 by K2 will be equal to M2 by M1. Yes, that's the answer, and that is matching coming out to be 2. So ये आपका ऑप्शन मैच करता है ऑप्शन 2 से. क्वेश्चन नंबर 33. Okay. An object initially at rest explode into 3 fragments. The momentum of the 2 parts are p I cap, 2p I cap and 2p, I mean p j cap, where p is the positive number. The momentum of the third part, तो इसमें से देख सकते हैं कि थर्ड पार्ट का मोमेंटम कितना जाएगा? p third will be equal to minus 2p I cap minus p j cap, because net momentum of system must be equal to 0. इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ p3 will be equal to root 5p, ये आता है. और अगर इसका डायरेक्शन देखें तो ये बेसिकली minus 2p और ये minus p should be somewhere here. और यहाँ पे देखा एंगल with the positive x axis मैग्नीट्यूड कुछ वैसे नहीं है, लाइक बेसिकली अगर एक्सिस से देखा है तो ज्यादा एंगल होगा. सो सेकंड लगाते हैं द राइट आंसर मैग्नीट्यूड, दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 34. If system is released, then acceleration of center of mass of the system. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक
दिस इज पुली, मास m, मास 3m, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे, उसका ऊपर होगा, एक्सेलरेशन कितना हो गया a is equal to net pulling force 3mg minus mg divided by coming out to be g by 2, then acceleration of center of mass will be 3m into g by 2 minus m into g by 2 divided by 4m, that comes out to be acceleration of center of mass is equal to g by 4. ठीक है, so that is matching with option number 1 up to question number 34. Okay, so next question number 35. A man of mass 80 kg stand on a plank of mass 20 kg which is lying on a smooth horizontal floor. If man walks 6 meter eastward on the plank, the displacement of the plank will be. So question number 35. तो इसका simple सा like सीधा आंसर होता है, displacement of plank will be equal to the man, the body or the person who is moving, mass of that person, that is 80 multiplied by displacement with respect to plank 6 divided by total mass, that is 80 plus 20, that comes out to be 4.8 meter. This is the displacement of plank, matching with option number 3. Next question number 36. Block of mass m moving with the velocity u, it meet a smooth inclined wedge of mass 3m and height h that can also move along the plane. The block begin to slide up the wedge. If the wedge is initially at rest, what value of u provide the maximum velocity of the wedge? तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वेज की मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी उस सिचुएशन में, लाइक दिस इज अ ब्लॉक moving mass m moving with let's say speed u, and finally it will be moving with some, and block is let's say here, when both are moving with some constant velocity, let's say v, this is mass 3m, then it will have maximum velocity by conservation of linear momentum. So m u is equal to 4 m v implies v is equal to u by 4. Conservation of energy, so m u square by 2 equal to m total mass 1 by 2 into 4m into u square by 16 plus half mgh, mg into h. Simplifying it, we are getting u 8 gh divided by 3 is the answer to the problem, matching with option number 3. Question number 37. If external force acting on a system have zero resultant, the center of mass must not move. That may not be true because it can have constant velocity also. So must not accelerate, that seems latter. So may accelerate, none of these. No, must not accelerate. So right option will be second for question number 37. Next, question number 38. Two bodies of mass 10 kg 2 kg are moving with velocity this respectively. To find the velocity of their center of mass. So question number 38, velocity of center of mass will be m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2, and simplifying it, simply substituting, we get the answer is equal to here solve करने पे आधा है, this comes out to be basically 2 k cap, matching with option number 4. Question number 39. Sector of circular plate shown in figure has position of center of mass. So ये अच्छा क्वेश्चन है basically. So this is a circular plate. इसका center of mass का y coordinate आपको पूछा गया है. Point is that we will calculate. Consider, let's say its mass density is sigma, its radius is r, this is theta, this is also theta. Theta की वैल्यू हमें दे रखी है 30 डिग्री. तो ये जो रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास by center of mass for this small part will be equal to r sin theta divided by theta. ठीक है ना, and then इसका मास का लिख सकता हूँ, this is 2r theta into d theta multiplied by sigma is the mass dm. Then ycm for complete system will be equal to integral, this is let's say मैं इसको लिख देता हूँ ycm for ring जो small part लिया है, so y ring multiplied by dm divided by total mass 0 to capital R. तो ये सब्सटीट्यूट करने पे ycm इंटीग्रल, दिस इज r sin theta theta, dm is 2r theta d theta, it will be like dr actually, not dr into sigma, this divided by total mass will be like r square sigma into r square into theta divided by 2. ठीक है, so that is the total theta, that's correct, sigma into r square into theta. अभी इसको सब्सटीट्यूट करने पे ये थीटा
कैंसिल हो जाता है एंड दिस सिग्मा सिग्मा गेट्स कैंसल. दिस इज 2 साइन थीटा इनटू आर आर, तो आर क्यूब बाई 3 डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाई दिस इज आर स्क्वायर इंटू थीटा इज पाई बाई 6 एंड देन सिंप्लीफाइंग इट साइन थीटा इसकी वैल्यू भी रख देते हैं 30 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक आर बचा वहाँ पे. दिस इज 2 साइन थीटा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 3 into pi into 6 and this comes out to be 2r by pi is the answer to the problem, matching with option number 1. So that is the answer to question number 39. Next, question number 40. Which of the following point is likely to have position of center of mass? तो यहाँ पे देखो B तो क्या है, सेंटर है, तो एक्जैक्टली सेंटर ऑफ मास सेंटर पे तो नहीं लाई करेगा बिकॉज अपर पार्ट इज एम्प्टी. तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे लाई करेगा. सो सी मे बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 40 इट इज मैचिंग विद सी एंड दैट इज थर्ड ऑप्शन. 4 cubes of side A each of mass 20 gram, 40 gram, 40 gram, 20 gram, 10 gram, 20 gram are arranged in XY plane as shown in the figure. The coordinate of center of mass of the combination of the system with respect to origin is. Okay, so next question number 41. तो यहाँ पे आपको दे रखा है सिस्टम masses like this. This is a 40 gram, 20 gram, 10 gram, 20 ग्राम. साइड ईच क्यूब का A है तो XCM लिख सकते हैं. टोटल मास दिस इज 60 इंटू A/2 प्लस 10 इंटू दिस इज A प्लस A/2 3A/2 प्लस 20 इंटू 5A/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास 50 दैट इज 90. तो इसको सॉल्व करने पर बेसिकली 9 दिस कैंसल्ड आउट एंड दिस इज 6 प्लस 3 9 प्लस 10 19 divided by 18a. So this is the x coordinate and you can directly get. Similarly solving for y coordinate, तो x coordinate आ जाता है, उससे ही आपका आंसर आ जाएगा. That is matching with option number 1. Question number 42. Center of mass of half uniform ring and uniform half disk will be. तो ये तो सीधे formula based problem है. Like these are formula. So center of half ring का होता है 2r by pi और हाफ डिस्क का होता है 4r/3 pi. सो दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 42, मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी 2v0 collide head on identical ball at rest. If e is the coefficient of restitution, then what will be the ratio of the velocity of the two balls? तो यहाँ पे इसके लिए अपन 43. सो 2 balls, let's m1 m2 moving with some velocity u and this is at rest. ठीक, this is again m1 v1 m2 v2 and moving with this is given as 2v0 rest. If e is the coefficient of rest, okay, तो इनका velocity कितना होगा? तो आफ्टर कॉलिजन अपन के पास फॉर्मूला है v1 is coming out to be v1 is equal to basically m1 minus m2 e m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और यहाँ पे इंटू u1. ठीक है. और दूसरी बात है बॉल ऑफ मास है मूविंग विद आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, मतलब कि दोनों का मास बराबर है. सो दिस इज v1 v2 हो जाता है बेसिकली यहाँ पे क्योंकि u2 0 है. सो इट विल बी m1 1 प्लस e डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1. तो अभी इनका रेशियो हो जाएगा सिंपली, बाकी सब चीज़ें कैंसिल हो जाएगी. सो v1 बाई v2 is coming out to be 1 minus e divided by 1 plus e is the answer, matching with option number 1. Question number 44. Rocket of mass 1000 kg fuel is consumed at the rate of 40 kg per second. The velocity of the gas ejected from the rocket is given. The thrust force on the. तो ये thrust force का फॉर्मूला यहाँ पर this is u relative multiplied by dm by dt. u relative आपको दिया गया है 5 into 10 to the power 4. dm by dt is given as 40. That comes out to be 20. So 2 into 10 to the power 6 will be the Newton, will be the answer, matching with option number 3. Question number 45.
Sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of m kg per second. The force necessary to keep the belt moving with constant velocity of, तो ये इसके लिए जो thrust force लग रहा है उतना ही force additionally लगा दिया है तो constant velocity से. तो यहाँ पे thrust force कितना होता है? Again this is equal to dm by dt जो लिखा है m and relative speed is v. So this is the answer and matching Newton, matching with option number 3. So this is all about your paper for DRT 05. I hope it should be clearing all your doubt, and that's all. Thank you so much.